हेलो बच्चा पार्टी, तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है सारा आकाश पार्ट 18। तो अभी तक हमने पढ़ा है पार्ट 17 तक कि समर का नौकरी लग चुका है दिवाकर द्वारा। वो काम में जाता है छुप छुप कर, लेकिन अब काम में मज़ा भी आने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे काम जो है बोरिंग लगने लगता है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसका जो मैनेजर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। और फिर रिजल्ट आता है क्लास 10 और 12 का, तो उसका जो छोटा भाई अमर वो फेल हो जाता है। और 12 मतलब समर जो है वो फर्स्ट डिवीजन नहीं आके सेकंड डिवीजन आता है। और फिर समर के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ चुकी है क्योंकि कॉलेज भी खुल गया है, उसे मिलिट्री ट्रेनिंग भी जानी पड़ रही है, तो वो बहुत लाइफ से परेशान है। तो अब हम 18 पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या आगे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। समर अपने मामा जी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। तो मामा जी का क्या नाम है? चंदन मामा। याद रखिएगा, इन्होंने ही समर का भी रिश्ता लाया था। और ये जो है उसके बाद अभी आ रहे हैं। मतलब क्या है कि समर का रिश्ता जो था मामा जी लाए थे। और ये जो है उसकी माँ को पसंद नहीं आया था समर का रिश्ता, यानी कि प्रभा। क्यों? क्योंकि प्रभा जो थी दहेज नहीं लाई थी, जहेज जो भी है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी माँ ने अपने भाई को बहुत खरी खोटी सुनाई। और भाई उसके बाद एक बार भी नहीं आए। चंदन मामा अब आए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। समर की शादी के बाद वे अब आए थे। मामा जी ने कहा, अरे समर, तू तो हमसे मिला ही नहीं बेटे। मामा जी बाबूजी के पास बैठे थे, समर भी वहां जाकर बैठ गया। मामा जी अमर के लिए रिश्ता लेकर आए थे। ये देखिए, जो 10 वाला बच्चा उसके लिए रिश्ता लेकर आ गए। वे आना नहीं चाहते थे क्योंकि समर की शादी में समर की माँ ने लेन देन के विषय में उन्हें बहुत कुछ कह दिया था। मामा जी ने कहा कि वे लड़की वालों के आग्रह करने पर आए हैं। उनका कहना था कि उन्होंने तो लड़की बता दी है, लड़की देखने का काम बाबूजी का है, वो लड़की अमर को भी दिखा ले। मतलब एक टाइप का अगेन मुसातागिरी ये कर रहा है मामा जी। और वो जो है अमर का रिश्ता लेकर आया है। और बोल रहा है हमको तो आने का एकदम मन नहीं था, लड़की वाला लोग इतना बोला इसलिए हम आ गए हैं। बस यही है कि तुम लोग भी लड़की को देख लो, अमर को भी दिखा लो, और फिर बात ठीक करो, वरना मेरा तो एकदम मन नहीं था यहाँ आने का। बाबूजी ने मामा जी से समर की माँ की बात पर ध्यान ध्यान देने का कहा, तथा उन्होंने लड़की के खानदान के बारे में पूछा, तथा ये भी कहा कि इस बार लेन देन की बातें साफ होगी। देखिए, बाबूजी अगेन अपना बेटा को बलि का बकरा बना रहा है। रीजन जानता है, मुन्नी का कर्ज भी है, घर का कमाई वमाई भी तो उतना नहीं है। तो अगेन दहेज मिलेगा तो समझ रहे ना, घर का थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक होगा। समर से रहा नहीं गया, उसने कहा, बाबूजी तुम्हें क्या जल्दी पड़ रही है? अभी वो फेल हो चुका है, और अब शादी कर दो, ऊपर से 100 और फेल होगा, तो और फेल होगा। पर बाबूजी ने उसे रोक दिया। उन्होंने डांटते हुए कहा, अरे अभी शादी हुई जा रही है, सालों तो बातचीत चलती है। बाबूजी के ये डांट देने से समर की आंखें भर आई। वे सोचने लगा, इस बारे में बात करने का अधिकार तो सिर्फ उन्हें उन्हीं लोगों को है। हम यहाँ तो बेवकूफ़ है या बलि के बकरे। मतलब नहीं होता है हमेशा, समर भी खानदान का पार्ट है, फैमिली का पार्ट है। तो बेचारा अपना छोटा भाई के बारे में बोला, अभी फेल हुआ फिर शादी उदी करा देंगे तो कौन केस हो जाएगा? तो वो इसलिए यहाँ पर ही ऐसा बेचारा कुछ बोला, तो उसके बाबूजी उसको ही उल्टा झाड़ दिए, तो उसे खराब लगने लगा। समर उठने लगा तब मामा जी ने हाथ पकड़कर बैठा लिया। मामा जी ने बड़े प्यार से बातों ही बातों में समर का उसका कर्तव्य समझाया, स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए भी कहा। उन्होंने पूछा कि आजकल सवेरे शाखा नहीं जाते? समर ने अधिक गर्मी के कारण ना जाने की बात की। उन्होंने उसे समझाया कि उसे अब घर में मदद करनी चाहिए। दुनिया भर की मुसीबतें झेल कर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, वे इसलिए कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बने। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही हम लोग कॉन्ट्रास्ट करेंगे, मामा जी एक अनपढ़ और शिरीष भाई जो एक पढ़े लिखे हैं। जो बातें अभी मामा जी कहेंगे वही बातें सेम शिरीष भाई भी कहेंगे, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होगा। और शिरीष भाई ये पार्ट में लास्ट आएंगे, इसके बाद शिरीष भाई का कोई काम नहीं है। याद आएगा टोटल शिरीष भाई कितने बार आएंगे? 4 बार। चलिए, सास बहू की तो सब घरों में खटपट होती रहती है। बड़े बड़े लखपतियों के घर में भी ऐसा होता है, घर घर मिट्टी की चूल्हे है। मामा जी समर की पीठ पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। समर बहुत भावुक हो गया था, वो बाबूजी के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहता था। उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं। उसने कहा कि वो आगे पढ़ना चाहता है। मामा जी ने समझाया कि पढ़ने की बात तो ठीक है, पर घर की परिस्थितियां भी देखनी चाहिए बेटा। बड़े भाई भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, उसे भी करना चाहिए। बहू को जरा दबा कर रखना चाहिए, लड़कियों को तो सब कुछ ससुराल में ही सीखना पड़ता है। मामा जी औरत को संभालने के गुर देते रहे। बाबूजी ने उन्हें बताया था कि समर धर्म कर्म सब छोड़ चुका है। इस पर मामा जी ने उसे समझाया कि पढ़ने लिखने का यह अर्थ नहीं कि धर्म कर्म सब छोड़ दिया जाए। मतलब समझे ना, कि माने बाबूजी जो है मामा जी को कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दिया है, खाली बहू का पीछे पड़ा रहता है। तो उसी में मामा जी इसे समझा रहे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। समर सोच ही रहा था कि वो क्या जवाब दे। बाबूजी के स्वर ने उसे जादू
को एक झटके में, मतलब देखिए अब क्या होगा, समर के साथ ऐसा दूसरा बार होने वाला है कि बाबूजी जो कहेंगे उससे वो छिन भिन कर हो जाएगा। देखिए, तुम किस पत्थर को समझा रहे हो चंदन? कहा है सीख दीजिए ताही को जाके सीख सुहाए, सीख ना दीजिए बांदरक घर बाजा सो जाए। मतलब क्या हो गया, सीख उसको दीजिए जो सीख कर आप मतलब लेता है आपका सहयोग बढ़ाए कि हाँ भाई कोई हमको सीख दिया, उसको मत दीजिए जो बस एक टाइप का वेस्ट हो जाएगा, मतलब अनसुना कान में पड़ जाएगा। वहाँ कोई असर नहीं है भैया, पानी की बूंद नहीं टिकने वाली, सब चुपचाप सुन लेगा लेकिन करेगा वही जो उसके जी में आएगा, जो बहू कहेगी। उसे भी बहू के पास जाने दो, देर हो रही होगी। तो बाबूजी आगे ने एक ऐसा बात बोलते हैं जिससे समर का दिल दुख जाता है। बाबूजी की बात समर के दिल को चीरती हुई चली गई। उसने सोचा कि वो जैसा है वैसा ही ठीक है। वे ऊपर चला गया। प्रभा ने पूछा कि मामा जी क्या कहते हैं? समर ने स्वयं को संयत करते कहा, समझा रहे थे कि बहू को कैसे दबा कर रखना चाहिए। प्रभा ने समझाया कि बड़े हैं, कुछ भी कह दिया तो क्या हुआ, छोड़ दो, जाओ थोड़ा घूम आओ, मन अच्छा हो जाएगा। प्रभा ने समर को कहा। पर समर परेशान था। वो कहने लगा कि मामा जी बाबूजी से माफी मांगने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसका कसूर क्या है जिसके लिए वो माफी मांगे? वो ये भी कहते थे कि बहू सिखाती होगी। अरे तुम मुझे क्या सिखाती हो बताओ ना। वो अपनी ही रो में कहते गए, बड़े आए हमें धर्म सिखाने वाले। धर्म कर्म का अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में हड़ताल बजाते रहो और सारे काम खुद में खुद हो जाए। तो समर भी एक टाइप का सही कह रहा है। और याद है समर मंदिर जाना क्यों छोड़ दिया है? आई होप क्लियर है। वो जो पंजाबी शरणार्थी वाला केस था फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, समर असली बात समझ रहा था। अब उनके अनुसार तनख्वाह के रुपए मिल गए होंगे। उसने उनको एक पैसा नहीं दिया। जब आज भी इस बारे में वो नहीं बोला तो उसका धीरज टूट गया। मतलब किसका धीरज? बाबूजी का। समझ रहे ना? मतलब क्या हुआ, बाबूजी लोग तो प्यार से बात करने लग गया था ना एकदम, पूरा सेंटिमेंट चेंज हो गया था। लेकिन अब क्या हुआ, एक महीना हो गया पैसा सा भी नहीं दे रहा बेटा, तो लोग समझ गया कि बेटा पैसा हमको नहीं देगा, इसलिए वापस खरी खोटी सुनाने लग गया। समर को पैसे नहीं मिले थे। 61 रुपये उधार हो गए थे। 61 समझ ना, 61। अब बाकी 8 बाबूजी को थमा दे तो उसके पास क्या बचेगा? उसने कहा कि यदि प्रेस वाले ने एक कल भी पैसे नहीं दिए तो वो नौकरी नहीं करेगा। पैसे समय से चाहिए। प्रभा ने जबरदस्ती समर को खुली हवा में टहलने के लिए भेज दिया। समर सोचता हुआ सड़कों पर भटक रहा था। ऐसा उसे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। मुड़कर देखा तो दिवाकर तथा शिरीष भाई थे। दिवाकर ने कहा कि वे फ्लर्ग दो फ्लर्ग से पीछे कर रहे थे। वो पता नहीं किस समस्या में उलझा जा रहा था। उन दोनों को देखकर समर खिसिया गया। मुझे पता है कभी कभी इंसान चाहता है कि अकेला रहे, और लोग दो मोड़ से पीछा कर रहा था। तो बोल रहा क्या हो भैया, किस क्या टेंशन में हो? तो वो उसको देख के खिसिया गए लोग दोनों को, अरे भाई रहने दो अकेला। अब देखिए, शिरीष भाई ने कहा कि जो बात मन और आत्मा को कष्ट दे वे किसी से कह देनी चाहिए। समर ने शिरीष भाई को बताया कि उनके घर में कितने घरेलू झंझट है, एक ना एक चक्कर रोज निकलता ही रहता है। उसने अमर की शादी की बात उन दोनों को बताई। शिरीष भाई ने ये जानना चाहा कि क्या वे सब एक साथ रहते हैं। समर ने बताया कि चाचा जी आदि अलग रहते हैं और उनका परिवार एक साथ है। शिरीष भाई ने उसके परिवार, पत्नी आदि के बारे में सभी जानकारी ली। उन्होंने उसके प्रभा के बारे में प्रश्न किया कि क्या वो उससे सचमुच का प्यार करता है कि केवल पति होने का धर्म निभा रहा है। इस बात का समर का कोई जवाब नहीं सूझा। फिर भी उसने बात संभालते हुए कहा कि वो इसी की इच्छा से पढ़ रहा है। वो चाहता है कि उसका पति खूब पढ़े और अच्छी से नौकरी कर ले। उसके लिए उसने बड़ी मुसीबतें उठाई है। किसने? प्रभा ने। सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाती है और रात के 11 बजे तक पीसती है। काफी देर तक विचार करके शिरीष भाई ने कहा, आपकी अपनी या दिवाकर की सबकी वास्तविक स्थिति जानकर एक बात मेरी समझ में आती जा रही है। इस संयुक्त परिवार का परंपरा को तोड़ना होगा। संयुक्त परिवार मतलब बच्चा पार्टी क्या हो गया, जॉइंट फैमिली। तो मतलब जॉइंट फैमिली सही नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली सही है। समझ रहे ना? क्योंकि देखिए जॉइंट फैमिली क्या होता है कि हमेशा जिंदगी में किसी ना किसी का प्रॉब्लम आता ही रहेगा, तो इंसान उसी में हमेशा रह जाएगा। लेकिन संयुक्त फैमिली में मतलब क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, समझिए लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम थोड़ी रहेगा। तो उतार चढ़ाव दिखने मिलेगा, लेकिन हमेशा इंसान उभरेगा, गिरेगा, फिर उभरेगा। लेकिन जॉइंट फैमिली में हमेशा क्या होगा, किसी ना किसी का प्रॉब्लम होगा जिसका वजह से कभी इंसान तरक्की नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, अगर आप खुद जिंदा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी पत्नी भी जिंदा रहे तो उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि अलग रहिए। जैसा भी हो अलग रहिए। संयुक्त परिवार में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहेगी और उन दोनों को आशंकाएं सपने बनकर रह जाएंगे। obvious सा बात है ना? हमेशा किसी का हेल्प करना होगा, कभी अमर का, कभी कुंवर का, कभी मुन्नी का, ऐसी जिंदगी गुजर जाएगा।
शिरीष भाई ने संयुक्त परिवार के दुर्नाम इसी प्रकार बताया। पहला, रात दिन हैरान परेशान रहोगे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। लड़ोगे मरोगे सब होगा, लेकिन रहोगे साथ ही। इज्जत का सवाल, अलग चूल्हा ना जलाने का हट, ऊपरी भावुकता के पीछे स्वार्थ के खींच तान, इस सब के कारण कितनी हत्याएं, आत्महत्याएं रोज होती है। दूसरा, परिवार का कोई भी सदस्य अपने व्यक्तित्व के विकास नहीं कर पाएगा, मतलब पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। सारा समय तो समस्या बनाने में या बनी बनाई समस्याओं में सुलझाने में लगा रहेगा। इन सब का कारण धन का अभाव होगा। तीसरा, अपनी शक्तियों और प्रतिभा को सही दिशा में बढ़ाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो नहीं होता है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। पढ़ाई लिखाई या किसी भी बौद्धिकता और मानसिक विकास के लिए शक्ति ही नहीं बचती। चौथा, संसार के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, दर्शन को कुछ देने के बाद तो दूर रही, आप उसके विकास तक से भी परिचित नहीं हो पाते। समझ रहे ना? तो शीर्ष भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया जॉइंट फैमिली के बारे में कि डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली। तो अगर आए तो आपको ये पूरा लिखना होगा जब से शीरीष भाई ने कहानी शुरू किया। समर ने शीरीष भाई से पूछा कि माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य को कैसा पूरा करूं। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया इसलिए कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। देखिए कौन सा कॉन्ट्रास्ट हो बताइए तो, मामा जी वाला। शीरीष भाई ने कहा कि संयुक्त परिवार अभिशाप तब बन जाता है जब कई संतान हो, आर्थिक रूप से परिवार समर्थ ना हो और आय के साधन बहुत कम हो। आय मतलब क्या, सैलरी वैलरी, मतलब जो पैसा आ रहा है घर में। ऐसे में अलग रहना, छोटे भाई बहन को अपने साथ रखकर माँ बाप के बोझ को कम करके उनकी सहायता की जा सकती है। मतलब सबका ठेका मत लो, क्या करो, जो छोटा भाई बहन है एक दो ठो को ले लो। माँ बाप भी तो कमा रहा है, तो उन लोग का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो जाएगा। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को समझ बनाकर उन्हें अपनी अपनी शक्तियों का परीक्षण करने के लिए छोड़ दे। और माँ बाप भी ऐसा ना करे कि नहीं होता पूरा बच्चा मेरा कोई देखे, ऐसा कभी ना करे। समर सोच रहा था कि ये सब सुनने के लिए प्रभा भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। बाबूजी को बताने पर तो शिरीष भाई साहब को ही गाली मिलेगी। और भी सारे बाबू जी जो है वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो चंदन मामा का बात ही अच्छा लगेगा, या अपने ही ज्ञान हमेशा देता रहता है। मामा जी नाराज थे, अतः वे उनके घर खाना खाए बिना ही चले गए। तो अगेन कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से मामा जी नाराज थे, तो और कुछ खाए बिना अगेन चले गए। आई होप क्लियर है। तो सारा काश का पार्ट 18 भी हम लोग का हो गया बच्चों पार्टी, बस और दो पार्ट बाकी है। तो अगेन सारा काश अच्छा से पढ़िए। मिलते हैं अगले दो पार्ट में। थैंक यू।